दोस्तों ये मूवी एक मोस्ट अवेटेड मूवी है। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी बहुत बेताब हूँ, क्योंकि मैंने इस मूवी को अभी हाल-फिलहाल में ही देखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतन और आप देख रहे हैं मुंबई बॉलीवुड, जहाँ हम फिल्मी हस्तियों के अनसुने किस्से, फिल्मी कहानियाँ पूरे शिद्दत से पेश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी और इसलिए आज मैं आपके सामने इस ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है केयर ऑफ कंचरापालम, दोस्तों विमानम, केडी और कडाइसी विवसाई के बाद ये मूवी है जिसकी कहानी और स्क्रीन प्ले ने मुझे हिला डाला। दोस्तों अगर आप एक मूवी लवर हो और आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इसको मिस मत करना। ये मूवी देखने के बाद आपका दिल जीत लेगी। ये मेरा दावा है। ये तेलुगु मूवी है और इसे आईएमडीबी पर 9 की रेटिंग मिली हुई है, जिससे ये तो साबित होता है कि मूवी में दम तो बहुत है। मेरे कुछ तेलुगु दोस्तों से बात करके मुझे पता चला कि ये तेलुगु सिनेमा की एक लेजेंडरी मूवी में आती है। इमोशनल और हार्ट टचिंग मोमेंट तो इसमें बहुत है, लेकिन जो मूवी देखने के बाद वो आपके दिल में बैठ जाए, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करता हूँ केयर ऑफ कंचरापालम का शानदार एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में आपको 4 अलग-अलग कहानियां देखने को मिलेगी, जिसका क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मूवी की शुरुआत होती है एक 50 साल के आदमी से, जिसका नाम राजू है और वो कंचरापालम नाम के गांव में रहता है। राजू का कोई नहीं है, ना माँ-बाप, ना भाई-बहन और ना ही उसकी शादी हुई है। वो बस अकेले ही अपने कमरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है और साथ ही सरकारी ऑफिस में एक अटेंडेंट की नौकरी करता है। एक बार राजू जब अपने ऑफिस जाता है तो देखता है कि सभी ऑफिसर्स बड़े चमक धमक कर बैठे हुए हैं। तो राजू इनसे उसकी वजह पूछता है। तभी एक ऑफिसर कहता है कि अरे तुम्हें याद नहीं, ऑफिस में आज एक नई मैडम ट्रांसफर लेकर आ रही है। तभी राजू को याद आता है कि कल शाम को मैनेजर ने सुबह एक बुके लाने के लिए बोला था और उसके बाद अलगा सिंह शिफ्ट होता है राजा मूर्ति के फैमिली पर, जिसमें उसकी बीवी देवकी और बेटा सुंदरम रहता है। यह है सुंदरम, जो अपने स्कूल में पढ़ने वाली सुनीता नाम की लड़कियों को मन ही मन चाहता है। असल में बात करे तो वो सिर्फ सुनीता के वजह से ही स्कूल जाता है, वरना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली कहानी पर, जिसमें हमको अम्मूरू नाम का जिम ओनर देखने को मिलता है। अम्मूरू के लोगों में जोसेफ नाम का एक लड़का भी होता है, जिस पर अम्मूरू को बहुत भरोसा होता है। अम्मूरू हमेशा जोसेफ को ही वो काम करने के लिए हमेशा भेजता था। फिर अगली कहानी में इंट्रोडक्शन होता है भार्गवी नाम की लड़की का, जो अपने डांस क्लासेस को कंप्लीट करके अपने फादर के साथ घर वापस जा रही होती है। इसी बीच जोसेफ और उसके आदमी एक लड़के को पिट रहे होते हैं। दरअसल एमएलए ने फोन करके अम्मूरू को बोला था एक लड़के को सबक सिखाने के लिए, इसलिए अम्मूरू के कहने पर जोसेफ उस लड़के को सबक सिखा रहा था। तभी भार्गवी ये सब देखकर स्कूटर से उतरती है और जोसेफ और उसके दोस्तों को डांटती है कि अकेले आदमी को 3 लोग मिलकर मार रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? जोसेफ ये सुनकर अपने आदमियों को रुकने को बोलता है और फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद सिन आता है राजू पर, जो ऑफिस में आई नई मैडम के लिए बुके ले आया है। मैडम का नाम है राधा। अब राजू पहले तो मैनेजर का वेट करता है, लेकिन जब मैनेजर नहीं आता तो वो खुद मैडम को कंग्रेचुलेशन बोलकर बुके दे देता है। राधा भी मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि राधा को तेलुगु नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती है और वही राजू को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। फिर हम देखते हैं गड्डम नाम के आदमी को। तेलुगु में गड्डम का मतलब होता है दाढ़ी। अब क्योंकि इस आदमी की दाढ़ी काफी बड़ी है, इसलिए लोग इसको गड्डम नाम से ही बुलाते हैं। गड्डम एक शराब के दुकान में काम करता है और हमें पता चलता है कि रोज एक लड़की नकाब पहनकर वहां शराब लेने आती है और गड्डम उसे बाहर जाकर रोज एक बोतल दे देता है और ये लड़की उसे पैसे दे देती है। ये सब कुछ बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। जब आज गड्डम उस लड़की को शराब देकर वापस आता है तो उसका दोस्त कहता है कि अरे यार, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? तब गड्डम कहता है कि भाई मैं जैसे ही उसके पास जाता हूं तो उसकी आंखें देखते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो ये थी 4 अलग-अलग कहानियाँ। अब इस मूवी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक-एक सीन की इसमें बहुत बड़ी वैल्यू है। खैर हम देखते हैं राजू को, जिसकी रोज़ सुबह वॉक पर जाने की आदत है और वो जहाँ भी जाए लोग उससे ये सवाल तो कर ही लेते हैं कि राजू इतनी उम्र हो गई, शादी कब करोगे? क्या तुमने सोचा है बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा? राजू सभी की बातों को सुनता, लेकिन कभी किसी को जवाब नहीं देता। इधर भार्गवी आज डांस क्लास जाने को तैयार हो रही होती है, तो वो देखती है कि जोसेफ और उसके आदमी उसके घर के पास वाले बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। भार्गवी को लगता है कि ये लोग उस दिन वाले चक्कर में उसका पीछा करते हुए आज यहाँ आ गए होंगे। इसलिए वो अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा करके जोसेफ और उसके आदमियों को पिटवाकर वहां से भगा देती है। फिर हम देखते हैं सुंदरम को, जिसके क्लास में आज एक नई टीचर आई हुई है। तो जैसा हर स्कूल में होता है, वैसा ही ये टीचर सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन के लिए कहती है
तब सुंदरम का दोस्त उसको कहता है कि ये अच्छा मौका है सुनीता, अपने बारे में जैसा जैसा बोले तू वैसा ही बोलना। इससे उसको लगेगा कि तुम्हारे और उसके ख्याल मिलते जुलते हैं और वो इम्प्रेस हो जाएगी। खैर सुनीता की बारी आती है तो वो कहती है कि मुझे गाना गाना पसंद है। इसके बाद टीचर उसे थोड़ा सा गाने के लिए भी कहती है, जिसे सुनकर सभी तालियां भी बजाते हैं। लेकिन जैसे ही बेचारे सुंदरम की बारी आती है, वैसे ही स्कूल की घंटी बज जाती है और वो मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधा और पूरा स्टाफ साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं और उनसे थोड़ा सा दूर राजू भी अपना टिफिन खोलकर बैठ जाता है। तब राधा उससे पूछती है कि वहां पर अलग बैठकर क्यों खा रहे हो? हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाइए। राजू इस बात का कोई जवाब नहीं देता और तभी एक ऑफिसर कहता है कि मैडम, वो एक अटेंडेंट है, वो हमारे साथ बैठकर कैसे खा सकता है? आप उसको वही रहने दीजिए। तो राधा कहती है कि अटेंडेंट है तो क्या हुआ, वो इस ऑफिस का हिस्सा है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है और इसलिए उन्हें इस टेबल पर बैठकर खाने का पूरा हक है। इसके बाद वो वापस से राजू को वहां आकर बैठने के लिए कहती है, पर राजू अभी भी बाकी ऑफिसर्स के वजह से थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। इसी बीच एक ऑफिसर कहता है कि आ जाओ राजू, मैडम बुला रही है। हालांकि ऑफिसर के मन में ये सब नहीं था, पर मैडम की वजह उसे मजबूरी में राजू को बुलाना पड़ रहा था। इस तरह आखिरकार राजू उसी टेबल पर आकर सभी के साथ खाना खाने लगता है। तभी एक ऑफिसर राधा से उसके बारे में पूछने लगता है। राधा बताती है कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी एक अदिति नाम की बेटी है जो अपने मामा के पास रहती है और इस वक्त वो खुद इस गांव के पास वाले गांव में रह रही है। इस तरह धीरे धीरे अब सभी लोग राधा को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं और राजू थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो आखिर अपने बारे में कैसे बताएगा। तभी राधा उससे उसके बारे में पूछती है। राजू बेचारा चुप ही रह जाता है। वो मैडम मैडम कर रहा होता है कि तभी एक ऑफिसर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इसकी तो शादी ही नहीं हुई, ये क्या जाने परिवार क्या होता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, अकेल रहता है, पता नहीं बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। राधा ये सुनकर एकदम से चुप हो जाती है और राजू भी मायूस होकर अपना खाना खत्म करके वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं सुंदरम के फादर राजा मूर्ति को। राजा मूर्ति मूर्तियां बनाने में इतना होशियार होता है कि उसके मालिक की दुकान असल में उसी की वजह से चल रही होती है। पर राजा मूर्ति हकलाकर बोलता है, अपनी बात शुरू करके खत्म करने में उसे वक्त लग जाता है। यही वजह है कि उसने अभी तक अपना खुद का काम शुरू नहीं किया। खैर, उधर गड्डम के दोस्त आज एक प्रोस्टिट्यूट को उसके पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। इससे तुम्हारी शर्म निकल जाएगी और तुम उस लड़की से बात कर पाओगे। गड्डम दिल का साफ होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि प्रोस्टिट्यूट के साथ समय बिताकर वो उस लड़की से बात कैसे कर पाएगा। पर दोस्तों के बार बार फोर्स करने पर वो आखिरकार उस रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही वो उस लड़की से कहता है कि आप जो समझ रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे अंदर आने के लिए फोर्स किया, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। वो लड़की पूछती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या? इस पर गड्डम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और किसी को प्यार करते हुए ये सब करना मुझे शोभा नहीं देता। वो लड़की पूछती है, अच्छा कौन है वो लड़की? क्या तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है? गड्डम कहता है कि अरे शादी तो दूर, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता और ना ही मैंने आज तक उससे कोई बात की है। वो लड़की रोज बार बार आती है दारू की बोतल लेने, पर उसका चेहरा कवर होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें ही दिखती हैं और उन्हीं आंखों को देखते देखते मुझे उससे कब प्यार हो गया, मुझे खुद पता ही नहीं चला। ये सुनकर वो लड़की गड्डम को सजेस्ट करती है कि अरे, तुम पहले उसको अपने मन की बात तो बताओ ना। अगर हिम्मत नहीं है तो किसी दिन थोड़ी सी शराब पीकर हिम्मत जुटा लो, लेकिन कम से कम उसे अपने मन की बात तो कहो। ये सुनकर गड्डम उसको थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन राजू रोज की तरह वॉक करते करते एक जगह पर आता है जहां कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। वो उन बच्चों को बीच बीच में खेलने के कुछ टिप्स देता रहता है, जिससे इरिटेट होकर उसी के मोहल्ले का एक बच्चा कहता है कि अरे अंकल, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, तो तुम हमें क्यों सिखा रहे हो? खुद तो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, न किसी से बात करते, इसलिए हमें ज्ञान मत दो। ये सुनकर राजू को गुस्सा आता है कि अब बच्चे भी उसको ताना मारने लगे। वो वहां से बड़बड़ाते वापस घर की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी एक पड़ोसन दादी उसे कहती है, राजू, अब ज्योतिषी ने मुझे कहा है कि मेरे पास अब बस 1 साल बचा है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि मारने से पहले तुम्हारी शादी देख जाऊं और बच्चों को खिला जाऊं। ये सुनकर अब राजू का दिमाग और ज्यादा ठनक जाता है। वो कहता है, ठीक है बुढ़िया, चलो हम दोनों मिलकर आज ही शादी कर लेते हैं और कुछ महीनों में तुम मुझे एक बच्चा पैदा करके दे जाना और फिर मर जाना।
ठीक है ना। ये सुनकर दादी भी चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। उधर भार्गवी को पता चलता है कि उसकी सहेली को कुछ दिनों से एक लड़का बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, इसलिए भार्गवी कहती है कि तुम परेशान मत हो और उसे अम्मूरू के पास ले जाती है। वहां जाकर वो उसका वेट करने लगती है, तो उसकी सहेली उसको पूछती है कि तुम इनको कैसे जानती हो और ये कौन है। तब भार्गवी बताती है कि एक दिन अम्मूरू भाई के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, तब ये मेरे घर आकर छुप गए। गुंडे भी उनको ढूंढते हुए मेरे घर पर आए, लेकिन मैंने अम्मूरू भाई के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। उस दिन अम्मूरू ने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया और कहा कि जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो या कोई परेशान करे तो मुझे आकर जरूर बताना। इसके बाद अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं उन्हीं के पास आती हूँ। खैर, इतनी देर में अम्मूरू वहां आ जाता है और भार्गवी उसे अपनी सहेली की परेशानी बताती है। ये सुनकर अब अम्मूरू जोसेफ और उसके आदमियों को बुलाता है और जैसे ही भार्गवी जोसेफ को देखती है तो अम्मूरू को कहती है, ये लड़का तो उस दिन एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था भाई, ये आपका आदमी है? अम्मूरू भार्गवी को कुछ समझाता उससे पहले जोसेफ कहता है कि भाई, यही वो लड़की है जिसने अपने लड़कों को बिना वजह अपने मोहल्ले के लोगों से पिटवा दिया था। अम्मूरू समझ जाता है कि भार्गवी को गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर वो जोसेफ से कहता है कि तुम भार्गवी से माफी मांग लो। अब जोसेफ अम्मूरू की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो उसके कहने पर भार्गवी को सॉरी बोल देता है। अम्मूरू अब जोसेफ से कहता है कि एक लड़का भार्गवी की सहेली को परेशान कर रहा है, जरा जावो और उसे अपनी भाषा में समझाकर आवो। इसके बाद उसकी फ्रेंड जोसेफ को उसका घर दिखाती है, जहां जाकर जोसेफ और उसके आदमी उस लड़के को अच्छा सबक सिखाते हैं। इसके बाद भार्गवी जोसेफ को थैंक यू बोलती है। जोसेफ उसे कहता है कि मैडम, उस दिन मैं एक गलत आदमी को इसी तरह पिट रहा था, तो आप रास्ते में मुझे डांट रही थी, और अब जब आपकी फ्रेंड के ऊपर बात आई तो आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। रहने दीजिए, मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए। अब भार्गवी उसे इसके लिए सॉरी बोलता है, जिसके बाद दोनों में दोस्ती होती है और फिर सभी आपस में अगले फेस्टिवल के दिन साथ में लंच करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ से अब स्टोरी आती है राजू के ऑफिस पर, जहाँ लंच में एक आदमी राधा को मिठाई देने लगता है। राधा कहती है, नहीं नहीं, मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे शुगर है। इतनी देर में राजू कहता है कि अरे मैडम, आपको शुगर है? मुझे देखिए, मैं 50 साल का होने वाला हूँ। ना मुझे कोई शुगर है और ना कोई दूसरी तकलीफ, क्योंकि मैं रोज सुबह वॉक पर जाता हूँ। वैसे आप भी रोज सुबह वॉक पर जाया कीजिए, शुगर की बीमारी में इससे आराम मिलता है। राधा कहती है कि मैं कई दिनों से सोच भी रहती थी वॉक पर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाई, पर अब मैं कल से शुरू करूंगी। उधर हम देखते हैं राजा मूर्ति को, जो अपने मालिक से झगड़ा कर रहा होता है। दरअसल आने वाले फेस्टिवल पर उसके मालिक ने सैलरी बढ़ाने को कहा था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। ऊपर से हकलाहट की वजह से राजा मूर्ति अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता और दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। इसी बीच राजा मूर्ति कहता है कि ठीक है, मैं काम छोड़कर जा रहा हूं और अपना खुद का काम शुरू करूंगा। मुझे बेईमान लोगों की जरूरत नहीं, जो दूसरों की मेहनत का खाते हैं। ये सुनकर मालिक भी जोश में कहता है कि ठीक है, जाओ। लेकिन उसे पता है कि राजा मूर्ति जैसी आर्ट किसी के पास नहीं है। उसकी मूर्तियां राजा मूर्ति के नाम से ही बिकती थीं। पर क्या करें, अपनी नाक कटने के डर से वह उसे नहीं रोकता। अब राजा मूर्ति अपनी वाइफ देवकी के जेवरों को और अपने घर को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेता है, ताकि अपना नया काम शुरू कर सके। पर उसके मन में यह चल रहा होता है कि नए काम में नुकसान हो गया तो फिर देवकी उसे समझाती है कि पहले अपना काम शुरू नहीं करो और किसी व्यापारियों से मूर्तियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। इससे पैसे भी आते रहेंगे और जब पैसे ज्यादा हो जाए तो अपना काम धीरे धीरे शुरू करना। राजा मूर्ति भी समझ जाता है कि यही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। खैर, उधर गड्डम आज 2 घूंट लगा लेता है ताकि उस लड़की से अपने दिल की बात कह सके। अब वक्त करीब आता है और फिर वो उस लड़की को बोतल देकर उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो लड़की गड्डम को मुड़कर देखती है और पूछती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गड्डम कहता है कि मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूँ और इसी बीच आपसे प्यार कर बैठा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। वो लड़की उससे कहती है कि ठीक है, तुमने अपने दिल की बात कह दी, अब मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। इसके बाद गड्डम उससे उसका नाम पूछने लगता है, तो वो कहती है कि मेरा नाम सलीमा है। गड्डम कहता है कि मैंने आज से पहले कभी आपका पीछा नहीं किया और ना आपका चेहरा देखा। क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकती है? ये सुनकर वो लड़की पहले थोड़ा सोचती है और फिर अपना फेस कवर हटा लेती है। उसके फेस को देखते ही गड्डम के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही प्रोस्टिट्यूट थी जिससे वो उस रात मिला था। गड्डम अब रोते रोते और बिना कुछ कहे वहां से वापस आ जाता है। उधर दूसरे दिन राधा सच में वॉक पर जाना शुरू कर देती है, जहां उसे राजू मिलता है और वो उसे शुगर को ठीक करने वाला योगा भी सिखाने लगता है। उधर
राजा मूर्ति भी एक बड़े व्यापारी के पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाता है, जो उसे समझाता है कि इस तरह कोई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट या एडवांस पैसा नहीं देगा। मेरे पास एक पार्टी है, तुम्हें पहले उसे एक मूर्ति बनाकर दिखानी होगी। अगर वो मूर्ति उनको पसंद आ गई, तो तुम्हें 100 मूर्तियों का ऑन ऑर्डर एक साथ मिल जाएगा। और उनका पैसा भी, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लूं। राजा मूर्ति कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बीवी से इस बारे में बात करके आपको कल बताता हूँ। वही दूसरे दिन अब गड्डम रोज की तरह सलीमा को वो बोतल देता है और आज फिर से उसे फॉलो करने लगता है। तब सलीमा कहती है कि आज क्यों फॉलो कर रहे हो? कल तो तुम भाग गए थे ना? गड्डम कहता है कि नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ और सिर्फ आपसे ही शादी करूंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस काम को छोड़ दीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुनकर सलीमा हंसने लगती है और कहती है कि जाओ यहाँ से और अपने प्यार के भूत को उतार दो। हम जैसी लड़कियों से कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे जाने कितने आए वादे किए और फिर चले गए। गडम कहता है, सलीमा, तुमने मुझे उस रात बोला था ना कि शराब पीकर उस लड़की को अपने दिल की बात कह देना। देखो, मैंने वैसा ही किया, जबकि मैंने तुमको आज तक देखा ही नहीं था। क्या तुम्हें इस बात से यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ? ये सुनकर सलीमा भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिली थी, पर फिर भी वो उसे कहती है कि ठीक है, पहले हम कुछ दिन साथ में रहेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन तब तक तुम मुझे इस काम को करने से नहीं रोकोगे और रोज मुझे मेरी जगह पर छोड़कर आओगे। गड्डम उसकी इन शर्तों को मान जाता है और लास्ट में अपनी जेब से दारू की बोतल निकालकर घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। अब अगले सीन में हम राजा मूर्ति और देवकी को देखते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं कि अगर राजा मूर्ति से बनाई हुई मूर्ति उस आदमी को पसंद आई, तो वो आदमी उसके पैसे राजा मूर्ति को देगा और साथ में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी पूरी मेहनत से इस काम में लग जाते हैं। उधर राधा एक सुबह राजू को बताती है कि वो एक दिन सिंधाचलम मंदिर पैदल जाना चाहती है, लेकिन अकेले होने की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। तब राजू कहता है कि मैडम, फिक्र मत कीजिए, आप इस संडे मेरे साथ चलिए। मैंने पहाड़ी से एक शॉर्टकट रास्ता देखा है, जहां से आप आराम से पैदल जा सकती हैं। राधा इसके लिए मान जाती है। फिर कहानी आती है सुंदरम पर, जो आज स्कूल में पिंक शर्ट पहन कर आता है, क्योंकि सुनीता को पिंक कलर बहुत पसंद है। सभी बच्चे उस शर्ट की वजह से सुंदरम की हंसी उड़ाते हैं, पर सुनीता ये देखकर उल्टा सुंदरम के पास जाकर ही बैठ जाती है। ये देखकर सुंदरम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहता है, सुनीता, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। सुनीता कहती है, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, लेकिन एक तो मेरे पास गानों की किताब नहीं है, इसलिए मैं उसके बोल भूल जाती हूँ, और ऊपर से मेरे पापा को मेरा गाना पसंद नहीं। पता नहीं मैं कभी सिंगर बन पाऊंगी या नहीं। ये सुनकर सुंदरम उससे कहता है कि तुम एक दिन सिंगर जरूर बनोगी, सुनीता, देख लेना। इसके बाद वो फौरन स्कूल से भागकर मार्केट में गानों की किताब लेने चला जाता है और किताब लेकर सबसे पहले वो घर आता है, जहां राजा मूर्ति एक डिजाइन पर काम कर रहा था। क्योंकि भगवान श्री गणेश की मूर्ति थी, सुंदरम भगवान श्री गणेश को थैंक यू बोलता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाते वक्त उसने भगवान से विश मांगी थी कि आज उसकी बात सुनीता से हो जाए। इसके बाद वो वापस स्कूल जाकर गानों की किताब सुनीता को दे देता है, जिसे देखकर अब सुनीता भी सुंदरम से इंप्रेस हो जाती है। उधर संडे वाले दिन राजू और राधा पहाड़ी के रास्ते से मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर काफी देर चलने के बाद अब राधा तक जाती है और शुगर के वजह से उसके पैरों में दर्द होने लगता है। ये देखकर राजू उसको सहारा देते हुए आखिरकार मंदिर तक ले ही जाता है, जहां दर्शन करने के बाद वह दोनों पानी में पैर डालकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुंदरम भी सुनीता को एक दिन मंदिर लेकर आता है, जहां वो उसको गाने की प्रैक्टिस करवाता रहता है और कहता है कि यहाँ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम भगवान के भजनों को गावो, ताकि कोई भी ये ना समझे कि तुम गाना सीख रही हो या गाना गा रही हो। इस तरह सुंदरम सुनीता की पूरी मदद करता है। अब हम देखते हैं गड्डम को, जो वादे के मुताबिक सलीमा को डेली उसके सेंटर पर छोड़ने जाता है, और इसी बीच गड्डम के साथ रहते रहते सलीमा का भी मन उस काम को करने के लिए अब नहीं मानता। खैर, उधर भार्गवी और जोसेफ अपने अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल पर लंच करने के लिए साथ इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद भार्गवी जोसेफ से कहती है, मुझे और मेरी सहेली को समंदर का किनारा देखना है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? जोसेफ इसके लिए राजी हो जाता है और अगले संडे सभी बीच पर घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उधर गड्डम सलीमा को लेकर आज अपने दोस्तों के पास लेकर आता है और उन्हें दोनों के रिश्ते के बारे में बताता है। पहले तो उसके दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि गड्डम उसको शुरू से सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो उसका साथ देने का वादा करते हैं। वही हम देखते हैं राधा को, जो एक दिन मन ही मन सोच रही होती है कि राजू इतना अच्छा और सच्चा आदमी है, साथ ही उसके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं है। फिर वो सोचती है कि जब उसकी उम्र हो जाएगी तो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा।
साथ ही उसकी बेटी की भी शादी हो जाने के बाद वो भी अकेली रह जाएगी, तो क्यों ना वो राजू से शादी की बात करे। और इस तरह एक दिन राधा आखिरकार राजू से उन दोनों के शादी की बात करती है, जिसे सुनकर राजू के होश ही उड़ जाते हैं और वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं जोसेफ और भार्गवी को, जो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और साथ में अम्मूरू को इस बात का पता चलता है, तो वो भी उनका फूल सपोर्ट करने का वादा करता है। उधर राजू शाम के वक्त अपने दोस्तों को राधा के प्रपोजल के बारे में बताता है और कहता है कि जब मैडम ने वो सब कहा तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया और वहां से भाग आया। ये सुनकर एक दोस्त कहता है कि तुम भी पागल हो, कोई तुमसे शादी की पूछ रहा है और तुम भाग आए। कम से कम कुछ जवाब तो देते कि सोच कर बताता हूं या कल बताता हूं। इसके बाद सभी दोस्त उसे शादी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी में जीवन साथी का होना कितना जरूरी है। राजू इस बात को सोचते सोचते इतना खो जाता है कि वही पास में एक घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह होने पर सब देखते हैं कि राजू एक बच्चे के पास सोया हुआ है। ये देखते ही आसपास की औरतें उसको भला बुरा बोलने लगती हैं कि बच्चे के पास जाकर सोते हो, शर्म नहीं आती। राजू उनसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसकी नींद क्यों नहीं खुली और वो वहां क्यों सोया। ये लोग इतने खराब है कि उसके बारे में उल्टा सीधा जरूर बोलेंगे। उसका ये शक सही होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी पूरे गांव में ढिंढोरा पिट देता है कि राजू आजकल उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, इसलिए कल पुराने चौपाल में पंचायत बुलाई गई है और सभी को आना है। अब दोपहर तक ये बात राजू को भी पता चल जाती है और वो फौरन अपनी साइकिल से उस चौपाल में पहुंचता है। पर वहां के लोग उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम नामर्द हो इसलिए तुमने शादी नहीं की और अब बच्चों के साथ सो रहे हो। राजू इस बात से बेहद दुखी होता है और अपने बचाव में कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद पंचायत उससे कहती है कि 3 महीनों के अंदर या तो तुम्हें शादी करनी होगी या इस गांव को छोड़कर जाना होगा। बेचारा राजू बुरी तरह फंस जाता है और इस बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हम तो तुमको उसी दिन समझा रहे थे कि राधा मैडम को हाँ बोल दो और उनसे शादी कर लो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। इतनी देर में राजू के पास राधा का फोन आता है, जो उससे पूछती है, क्या आपने शादी के बारे में सोचा? ये सुनकर राजू का एक दोस्त फोन छीनकर राधा से कहता है कि हाँ मैडम, राजू ने सोच लिया है और भी हमें यही बता रहा था कि वो इस शादी के लिए तैयार है। उसका दोस्त राधा को गांव वालों की शर्तों के बारे में भी बता देता है कि ये शादी जल्द ही करनी होगी। इस जवाब के बाद अब राधा इस बारे में अपनी बेटी अदिति को बताती है, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि माँ, तुम इस उम्र में शादी करोगी, लोग क्या कहेंगे? इस पर राधा उसे राजू के बारे में बताती है और समझाती है कि ये शादी की असली वजह है। जिसके बाद अदिति कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे उनसे मिलना होगा। उधर हम देखते हैं कि जोसेफ भार्गवी के साथ कहीं जा रहा होता है, तो रास्ते में ईसाइयों का एक प्रवचन चल रहा होता है, इसलिए वो वहां रुककर भगवान को भार्गवी के लिए थैंक यू कहता है। इस बीच हम देखते हैं भार्गवी के पिता को, जो ठीक उसी जगह किसी काम के लिए आए थे, और वो भार्गवी को जोसेफ के साथ उस प्रवचन में देख लेते हैं। इधर अदिति भी अलग एक दिन राजू से मिलने पार्क में जाती है और उससे सवाल करने लगती है कि आखिर आपने आज तक शादी क्यों नहीं की। राजू कहता है कि बेटा, मेरा कोई नहीं है, काम के बीच मुझे कभी इस बारे में ख्याल नहीं आया। हाँ, एक उम्र थी जब मेरी शादी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शादी नहीं कर पाया। अदिति अब एक साथ राजू से बहुत सारे सवाल करने लगती है कि अगर आपने मेरी माँ को शादी के बाद छोड़ दिया या उनको धोखा दिया, तो उनका क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? वगैरह वगैरह। राजू उसे आखिर में सभी बातों का बस एक ही जवाब देता है कि देखो बेटा, इस उम्र में कोई आदमी धोखा देने के लिए शादी नहीं करता, बल्कि इस उम्र में शादी करने की बस एक ही वजह होती है, वो है एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे का ख्याल रखना। इसके बाद अदिति ही अपनी माँ को फोन करके बताती है कि मुझे आपके साथी राजू जी बहुत पसंद आए, मेरी तरफ से इस शादी के लिए पूरी हाँ है। ये सुनकर राधा खुश होती है और पंडित से शुभ मुहूर्त की बात करती है, क्योंकि वो जानती थी कि शादी जल्दी करनी होगी, वरना गांव वाले राजू को घर से निकाल देंगे। उधर भार्गवी वक्त पिता उससे पूछते हैं कि तू वहां क्या कर रही थी और वो लड़का कौन था। भार्गवी पहले तो झूठ बोलती है, लेकिन ज्यादा जोर देने पर वो अपने फादर को सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि जोसेफ बहुत अच्छा लड़का है पापा, और मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर उसका पिता बहुत भड़क जाता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं और वो एक ईसाई है, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं खुद को मार दूंगा। खैर, उधर अम्मूरू भी जोसेफ के लिए बाहर शहर में अच्छी सी नौकरी का इंतजाम करता है, क्योंकि वो चाहता था कि जोसेफ इस मार पिटाई के काम को छोड़कर नौकरी करे और भार्गवी को शादी के बाद अच्छे से रखे। जोसेफ अम्मूरू के इस डिसीजन से बहुत इमोशनल हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है।
इधर आज 15 अगस्त के दिन सुनीता स्कूल में गाना गाती है तो पास से गुजर रहा उसका पिता उसकी आवाज सुनकर फौरन स्कूल के अंदर आ जाता है और उसको दो चार थप्पड़ लगाकर टीचर से कहता है कि मुझे अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना जहां बच्चों को पढ़ना लिखना तो कम और नाचना गाना ज्यादा सिखाया जाता हो। वहीं दूसरी तरफ राधा का भाई उसको इस उम्र में शादी करने को मना करता है कि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो कम से कम अपने भाई की इज्जत की तो फिक्र करो। इसके बाद वो राधा को राजू से बात करने के लिए मना कर देता है और बेचारी राधा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। उस तरफ गड्डम एक रात चोरी चुपके सलीमा के पास जाता है जहां वो दोनों बैठकर काफी देर बातें करते हैं और आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। वही जोसेफ भी नौकरी के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगता है और अम्मूरू से कहता है कि जब भार्गवी आए तो उसे कहना मैं जल्दी लौटूंगा। उसे नौकरी की बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगी। वहां राधा भी राजू और उसके दोस्तों के पास आकर माफी मांगती है और सारी बातें बताती है कि उसके भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं इसलिए वो ये शादी नहीं कर सकती। उधर सुनीता का फादर भी उसको स्कूल नहीं भेजता और सुंदरम रोज उसकी राह देखते रहता है। थक हार कर वो एक दिन सुनीता के घर जाता है तो उसे वहां ताला लगा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ गड्डम और सलीमा अपनी शादी की शॉपिंग करने लगते हैं और एक तरफ राजा मूर्ति अपनी उस मूर्ति को पूरा कर रहा होता है ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके जिसमें उसकी मदद सुंदरम भी करता है क्योंकि वो भगवान से प्रे कर रहा था कि सुनीता जल्दी स्कूल आ जाए। फिर एक दिन भार्गवी अपने पिता की बातों को अम्मूरू से आकर कहती है। अम्मूरू उसे कहता है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। भार्गवी कहती है नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझे खुद को मारने की धमकी भी दी है। अम्मूरू कहता है फिर जोसेफ का क्या होगा? वो लड़का तुम्हारे प्यार के भरोसे दूसरे शहर नौकरी करने गया है, उसका तो ख्याल करो। ये सुनकर भार्गवी रोने लगती है और कहती है भैया जब जोसेफ आए तो उसे कहना कि मुझे भूल जाए। जाते जाते अब अम्मुर उसे पूछता है कि मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारे पापा इस शादी से खफा क्यों है? तो भार्गवी कहती है धर्म भैया धर्म। दूसरी तरफ हम देखते कि सलीमा के मोहल्ले के कुछ लोग सलीमा की हरकतों को देखकर उसे एक दिन अकेले में पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जिस काम कर रही हो उसे अब भी छोड़ दो। सलीमा कहती है कि तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब मैं बचपन से अकेले भूखी मर रही थी तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? ये सुनकर एक आदमी उसे बहुत तेज थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अब तू घर से बाहर निकल, मैं देखता हूं कि अब तू इस मोहल्ले से कैसे बाहर जाएगी। इतनी देर में पूरा मोहल्ला वहां आ जाता है जिसे देखकर सलीमा के बारे में सब गलत बातें करने लगते हैं। अब सुबह होने पर गडम सलीमा का वेट करते रहता है क्योंकि आज उन दोनों की शादी थी। काफी देर तक जब वो नहीं आती तो उसके घर उसे लेने पहुंचता है। वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सलीमा तो उसके सामने थी लेकिन उसने खुदकुशी कर ली थी। गड्डम को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और अपने दोस्तों के साथ सलीमा का अंतिम संस्कार करता है, उसे दफनाता है क्योंकि सलीमा के उसके अलावा कोई नहीं होता। उधर जोसेफ शहर से वापस आकर अपनी सैलरी अम्मूरू के हाथ में रख देता है क्योंकि वो उसको अपना बड़ा भाई जैसा मानता था और उसने उसकी बहुत मदद की थी। इसके बाद वो भार्गवी के पास जाने लगता है तो अम्मूरू उसे कहता है कि भार्गवी अब यहाँ नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद वो जोसेफ को सारी बात बताता है जिसे सुनकर उसका दिल भी टूट जाता है और भी रोते रोते बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो चर्च में जाकर अपने गले में पड़ा लॉकेट गॉड के सामने तोड़कर रख देता है। यानी उसे जिस भगवान पर भरोसा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उधर सुंदरम को एक दिन पता चलता है कि सुनीता के घर वाले वापस आ चुके हैं, इसलिए वो उसके घर जाता है और बुक्स के बहाने उसके पिता से सुनीता के बारे में पूछता है। सुनीता का फादर उसे कहता है कि आज के बाद यहां नहीं आना क्योंकि सुनीता यहां नहीं है। उसका दाखिला मैंने दिल्ली में करवा दिया है ताकि वो पढ़ लिख सके, वरना तुम जैसे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर उसका कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सुंदरम को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर उसके पिता राजा मूर्ति ने आज अपनी मूर्ति कंप्लीट कर ली थी और कल उसको देखने कॉन्ट्रैक्टर देखने आने वाला था। उसका पिता आज जितना खुश था सुंदरम उतना ही दुखी था। वापस आने पर वो उस मूर्ति के सामने बहुत रोता है और गुस्से में उस पर पत्थर फेंक कर उसे तोड़ने लगता है। सुबह जब वो कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उस टूटी हुई मूर्ति को देखकर राजा मूर्ति को बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि तुमने हमारा टाइम खराब किया, अच्छा हुआ पैसे नहीं दिए वरना वो भी बर्बाद हो जाते। अपनी टूटी हुई मूर्ति को देखकर हकला राजा मूर्ति बहुत रोने लगता है और उन लोगों के जाने के बाद उसको ठीक करने को कोशिश करता है। सब कुछ करने पर भी वो उसको ठीक नहीं कर पाता। अब एक ही उपाय था कि वो पैसे खर्च करके सामान वापस लाकर उस मूर्ति को बनाता, लेकिन इस मूर्ति में उसके सारे पैसे खर्च हो चुके थे। उसके पास अब फूटी कौड़ी नहीं थी और इसी वजह से वो उस मूर्ति के सामने बहुत रोता है और श्राप देता है
कि जिसने भी मेरी मूर्ति का ये हाल किया है वो अपनी आधी उम्र अकेले भटकर ही गुजारेगा। फिर उसी शाम वो खुद को फांसी लगा लेता है, क्योंकि गांव के लोगों में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। सुंदरम भी ये समझ जाता है कि आज ये सब जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। वो खुद को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा और खुद को अपने पिता का कातिल कहता है। खैर, अब हम देखते हैं अदिति को, जो अपने माँ से कहती है कि आप राजू के साथ भाग जाओ, क्योंकि मामा कभी नहीं मानेंगे और मैं आपको परेशान नहीं देख पाऊंगी। राधा उससे कहती है कि इस उम्र में मैं भागूंगी तो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे कि माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अदिति ये सुनकर सीधा राजू को फोन लगा देती है और कहती है, अगर आप में दम है तो मेरी माँ को यहाँ से ले जाओ, और अगर आप वही हो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं तो आप नहीं आना। ये सुनकर अब राजू भी जोश में आ जाता है और सीधा राधा को लेने पहुंच जाता है। उसको इस तरह रात में भागते हुए देखकर उसका दोस्त समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर राधा भी अपनी साड़ी की मदद से खिड़की से नीचे आकर राजू का वेट करने लगती है, जिसके बाद राजू उसे वहां से अपने गांव की तरफ ले जाने लगता है। पर रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग होती है, जिसकी वजह से दोनों को ट्रेन के निकलने का वेट करना पड़ता है। और इतने में राधा का भाई अपने लोगों के साथ आकर राजू को बुरी तरह से मारने लगता है। और जैसे ही ट्रेन निकल जाती है तो सभी देखते हैं कि दूसरी तरफ राजू के गांव वाले उसे बचाने के लिए आ चुके हैं, जिनको देखकर राधा का भाई भाग जाता है। और बाद में आपसी सलाह से राजू और राधा की शादी भी करवा दी जाती है। शादी के बाद जब दोनों पति पत्नी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो राधा कहती है कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं की, आखिर असली वजह क्या थी, क्या आपको प्यार में कोई धोखा मिला था। और यहाँ आता है इस मूवी का क्लाइमैक्स। वो बताता है कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसे सुनीता नाम की लड़की पसंद थी, लेकिन सुनीता को उसके पिता ने दिल्ली भेज दिया था। जिसके बाद जब 20 साल का हुआ तो भार्गवी नाम की लड़की से प्यार करने लगा, पर उसके पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह करवा दी। फिर जब 30 साल का हुआ तो उसे सलीमा नाम की लड़की पसंद आई, पर शादी वाले दिन ही उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये समाज उसे अपना नहीं पाया। और फिर उसके बाद उसे अब जाकर 50 साल की उम्र में राधा मिली, जिससे उसने शादी की। खैर, अब इसके बाद हमें एक अब फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसके सहारे हमें राजू की जिंदगी को समझाया जाता है। राजू का असल में पूरा नाम था राजू सुंदरम, जो अपने पिता के मरने के बाद खुद को खूब कोसता था। कुछ सालों बाद उसकी माँ देवकी भी मर गई। उसके बाद वो भगवान को और कोसने लगा। बड़े होकर पास वाले चर्च ने उसे अनाथ की तरह पाला, जिसके बाद उसने ईसाई धर्म अपना लिया और खुद को जोसेफ बना लिया। पर जब भार्गवी गई तो उसने वो लॉकेट तोड़कर वो धर्म भी छोड़ दिया। इसके बाद इसे सलीमा मिली, जहां दोस्तों ने उसे गड्डम नाम दे दिया था दाढ़ी की वजह से। पर सलीमा भी जब नहीं रही तो उसे अपने पिता का श्राप याद आया कि बचपन में बाबा ने बोला था कि जिसने भी ये मूर्ति खराब की है वो अपनी आधी जिंदगी अकेले ही भटकेगा। इसलिए फाइनली उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान को मानकर फिर से अपना असली नाम वापस रख लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि आधी जिंदगी उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी और आधी जिंदगी के बाद उसे राधा मिली और उसकी जिंदगी फाइनली ट्रैक पर आ गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन स्पेशल एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिल्मी दुनिया की किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।